हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वैसे तो जो इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसकी वजह से मिडल ईस्ट और बाकी दुनिया में भी काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया और कनाडा का जो डिस्प्यूट था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, ऐसे लग रहा था कि शायद वो मिडल ईस्ट की वजह से उसमें खामोशी छा गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि अभी रिसेंटली अपने डिप्लोमेट्स को निकाला है। 62 में से 41 डिप्लोमेट्स को कनाडा ने वापस रिकॉल किया है, और वो कुछ जो उनके ऑफिस थे इंडिया में वो भी बंद किए हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि हम जो एलिगेशन लगाया है कनाडा ने हिंदुस्तान के ऊपर, हम उसको सेकंड करते हैं। क्या मतलब है इस चीज का? दूसरी तरफ क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन काफी खराब है, वहां पे प्यूटन के ऊपर जो एक कहा गया कि हमास और इसमें कोई फर्क नहीं है, जो बाइडन ने कहा है। एक तरफ ये चल रहा है, दो बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, दूसरी तरफ यकीनन हिंदुस्तान एक इमर्जिंग पावर के तौर पे तेजी से उभर रहा है। उनका कनाडा के साथ या G7 कंट्रीज के साथ या फिर I5 के साथ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होना क्या हो सकता है इन फ्यूचर, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Fakar bhai, for inviting me. It's an absolute pleasure. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से अभी फाइनली कनाडा ने अपने लोगों को निकलवाया है, 41 लोगों को आउट ऑफ 62, कहा है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया, कुछ उन्होंने ऑफिस भी बंद किए जिसमें वीजा ऑफिस भी शामिल है। क्या देख रहे हैं इसको? कोई ये मतलब बहुत बड़ी खबर है या ये नॉर्मल चीज के तौर पे लिया जा रहा है इंडिया में कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? हालांकि हम समझ रहे थे कि शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ना, इसमें कुछ थोड़ा सा ठंडक पड़ेगी, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा ऑन ग्राउंड। नहीं, जब एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन आ गया था, उनको ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया गया था कि इट इज टाइम यू ट्रिम डाउन योर नंबर, तो पीछे जाने का तो कोई वजह ही नहीं है। जस्ट बिकॉज दुनिया में कुछ और एक हैपनिंग हो गई है, बाकी जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन से बंद थोड़े हो जाएंगे। तो और उसके बाद भी ट्रूडो हैज नॉट बैक डाउन। जो प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं, उन्होंने तो कोई समझौता किया नहीं, क्योंकि उन्होंने इवन जब हमास वाली पूरी की पूरी जो ये जो एपिसोड शुरू हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इवेंट इजराइल और पैलेस्टाइन में हुए, उसके बाद जब उन्होंने कॉल पे बातचीत की यूएई के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनसे उन्होंने कहा कि अपना जो ट्वीट उन्होंने रिलीज किया कि हमें बातचीत की, और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया है या इंडिया का रूल ऑफ लॉ पे कुछ चलना जरूरी है, और ये बात भी उन्होंने हाईलाइट की। सो ही डिड नॉट बैक डाउन। तो फिर हमारे यहाँ से एक ऑर्डर जा चुका था, अब उसको तो आपको वापस लेना पड़ेगा ऑफिशियली। अगर ये इनको नहीं निकाला गया, इनको टाइम दिया गया था कि ये टाइम है, इतने टाइम में आप खाली कर दीजिए। अनलेस अंटिल दैट ऑर्डर गेट्स वेकेटेड ईदर थ्रू कोर्ट और थ्रू द एग्जीक्यूटिव रिपीलिशन, तब तक वो ऑर्डर तो स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसकी तो वैलिडिटी है लीगली। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, और हमारे यहाँ कोई न्यूज नहीं आई है इसके बारे में, कोई बहुत ज्यादा। एक सुबह कोई एक ऐसे न्यूज आ गई, मैंने काफी न्यूज चैनल देखे और जो मैं देखता हूँ, एवरीवन हैज टेकन इट वेरी लाइटली एट ऑर्डर ऑफ द डे। और दूसरी चीज देखिए, आज की डेट में क्या है ना, फॉरेन मिनिस्टर की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया। हाँ, तो उनको तो करना ही था ना, क्योंकि इंडिया ने उनसे रिक्वेस्ट कहा था कि आप वापस लें। हमने इनको अदरवाइज उनको पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो उनको निकालना पड़ेगा। तो वो हम नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप वापस ले लें। फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई करी और उनको पब्लिक को बताना था कि हमने वापस ले लिया है, तो वो उन्होंने कर लिया। अपना न्यूज जो डेली ब्रीफिंग होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, आजकल तो एक कस्टम है कि एवरी कंट्री हैज दिस डेली ब्रीफिंग ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसमें कि जो इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि वो उसका न्यूज जो है वो लोगों में फ्लैश कर सके। तो ये हुआ। देखिए, आज की डेट में वीजा, आप फकर भाई आप भी विदेश गए होंगे, अब मैं विदेश जाता हूँ तो देखिए दो चीजें हैं, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस और वीजा ग्रांट। वीजा ग्रांटिंग जो है वो तो एम्बेसी करते हैं, एम्बेसी का स्टाफ करता है, डिप्लोमेटिक स्टाफ करता है। लेकिन हमारे यहाँ वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस अब उनके हाथ में नहीं रह गया, सबने आउटसोर्स कर दिया, एक कंपनी है VFS करके, और मेरे पाकिस्तान में भी वही है। हाँ, तो वो दुनिया भर में VFS ही है। तो VFS जो है वो अब आज की डेट में सारे वीजा को एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती है,
सारे डॉक्यूमेंट का कलेक्शन करती है, और वो ही अब इंटरफेस है वीजा एप्लीकेंट और एम्बेसी के बीच में। आपको एम्बेसी तभी बुलाती है जब एम्बेसी आपके वीजा एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग के बाद आपको वीजा ग्रांट कर देती है या वीजा रिजेक्ट कर देती है, या इंटरव्यू लेना हो। तो वैसे ही केसेस में ज्यादा वो यानी कि आप आइए, पासपोर्ट कलेक्ट कीजिए और जाइए। तो वो वीजा प्रोसेसिंग का काम अलग है, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का काम अलग है। तो उनका ये कहना है कि वीजा प्रोसेसिंग थोड़ी इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत उस पर, लेकिन वीजा एप्लीकेशन के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीएफएस उसको देखती है, वीएफएस उस पर काम कर रही है, तो कोई खास फर्क तो पड़ना नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ मेजर इशू, इट वाज ऑन द कार्ड ऑलरेडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो डिडंट बैक डाउन, नीदर डिड द कैनेडियन गवर्नमेंट, तो ठीक है, देयर इज नथिंग अच्छा, स्पेशल। फिर ऑस्ट्रेलियन चीफ का, इंटेलिजेंस चीफ का जो स्टेटमेंट है कि भाई हम इस बात को सेकंड करते हैं जो एलिगेशन कनाडा ने लगाया। यकीनन क्वाड में आपके साथ है ऑस्ट्रेलिया, और वहां से ऑफिशियली कोई आम बंदा अगर ये बात करे तो उसकी शायद वो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर एक सरकार का आदमी ये बात करता है तो यकीनन वो कोई पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर रहा होता। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? मेरे तो दृष्टिकोण से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। या तो वो ये क्योंकि ये तो एलिगेशन है, एलिगेशन को क्या सपोर्ट करना। जी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेरा ये इल्जाम है कि फलाना आदमी चोर है, सामने वाला कहे हाँ हाँ फलाना आदमी चोर है, भाई एलिगेशन सबूत दो, जी यू कम विद एन एविडेंस ना। आप कह रहे हैं आई सपोर्ट द एलिगेशन, उसका तो जी कोई स्टेटमेंट का बेसिस नहीं है। डू यू हैव अ क्रेडिबल एंड टेंजिबल एविडेंसेस, hard tangible evidences that could establish the linkage between the killers of Niger and the government of India? एजेंसी कैसे प्रूव करेंगे आप? इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, एजेंसी है, हायरिंग है, क्या है भाई? लॉ इतना आसान नहीं होता। और तो फिर कनाडा की इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई भाई? आप 5 आई हो, 5 आई में तो अमेरिका भी है, तो वो आए होंगे कहीं से, तो लैंड किए होंगे कनाडा में, कहाँ चले गए? उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो किलर कहाँ गए? उनको कोई मार दिया? उनका क्या हुआ? इतना इतना डिफिकल्ट है। अगर भाई आदमी होंगे, मैंने जो पढ़ा था उनका वॉशिंगटन पोस्ट का, उसमें कि 6 लोग आए थे, 6 of them came to liquidate मिस्टर निज्जर। तो कहाँ गए वो 6 लोग? मतलब आप कह रहे हो कि कनाडा और अमेरिका की पुलिस इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि किलर्स को ढूंढ ही नहीं पा रही है। भाई वो कहीं ना कहीं तो होंगे ना। कनाडा कोई छोटी, और कनाडा से निकल के भागना भी इतनी जगह नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि वो इंडियन एम्बेसी में है, तो आप इंडियन एम्बेसी को छान मारो। अदरवाइज हाउ, आप सबूत दे दो कि भाई देखिए मार करके यहाँ गए, हमें पूरा शक है कि इंडियन एम्बेसी में छिपे है। वरना भाई हम कह रहे हैं, आप 5 आइज के जो ये साहब बोल रहे हैं कि हमें पूरा यकीन है कि वो सही कह रहे हैं, तो वही एविडेंस कहाँ है ना? आप तो आदमी बता दो, यहाँ आदमी है, ये वेपन है, वो आदमी पकड़ लोगे तो सब कुछ बता देगा। जैसे पाकिस्तान ने किया था, कुलभूषण यादव को ईरान से कैप्चर करके और उनसे बोले कि ये सब उगल रहा है, वैसा ही कोई पकड़ के बताओ तो यार, ताकि चूंकि कनाडा और यूएस तो लॉ से अगर चलेंगे तो फिर प्रोसिक्यूशन होगा, वो तो मिलिट्री कोर्ट नहीं लगाएंगे, वो तो प्रोसिक्यूशन जब होगा, प्रोसिक्यूशन में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, दोनों तरफ के लॉयर आएंगे। वन ऑफ द रीजन वो ये नहीं करना चाहते। आप मुझे लॉयर बनाइए, मुझे ना कोई विटनेस दे दीजिए, मैं सच यूं निकाल लूंगा। अगर आप जो फैक्ट अपनी दिमाग से बना रहे हो ना, और वो फैक्ट अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है, आप 5 क्वेश्चन कीजिए उस आदमी से, छठे क्वेश्चन से पता चल जाएगा ये आदमी झूठ बोल रहा है। सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट whether the person is speaking truth or he is constructing stories and imaginary ideas in his mind। तो ये भाई एलिगेशंस का मतलब मकसद क्या है? कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका भी डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली एंथनी ब्लिंकन साहब हो या कोई और हो, वो इनडायरेक्टली ये बात कर रहे होते हैं। तो इसका मकसद क्या है? कोई प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ और मकसद है जो वो हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो ये पूरा एक जिसे कहते हैं कि फ्रेम कर रहे हैं चीजें? भाई इंटरनेशनल रिलेशन का बेस ही म्युनिसिपल इंटरेस्ट है। तो जो इनकी गवर्नमेंट बनी है वो एनडीपी के सपोर्ट से बनी है, और उसमें खालिस्तान समर्थक लोग जो है काफी हद तक वोटिंग करते हैं इनके लिए, इनके पिता के लिए, और मतलब इनकी पार्टी के लिए, और जो एनडीपी के प्रमुख हैं जगमीत सिंह साहब, उनके लिए भी करते हैं वो। तो वोटिंग बेस तो है ना भाई। 40 एमपी कोई छोटी मोटी तो नंबर नहीं है ना। तो उनकी किलिंग हुई है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से कि भाई हम आपके अलाइड पार्टनर है, आप जाके इंडिया से बोलिए, आज वो इनको मार रहे, कल को किसी और को मारने लगेंगे।
तो आप उन इंडिया पे प्रेशर लगाइए कि ये तो हत्या करा रहे हैं, जबकि इंडिया ने वो हत्या करवाया नहीं था और इनके पास कोई सबूत नहीं था। वरना मैं ये कह रहा हूं यार कि तुम्हें एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत है? तुम स्टेट हो, सॉवरेन कंट्री हो, तुम्हारे पास आर्मी है, इंटेलिजेंस फॉरेन की है, तुम्हारे पास डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, तुम्हारे पास फाइव आइज का इंटेलिजेंस है। वेयर आर दीज पीपल भाई? 5-6 लोग कहां गायब हो गए? हैव दे वैनिश्ड इन द एयर? ये अभी तक एलिगेशन ही रह गया भाई। इस बात को हुए 1 महीना हो गया। ऐसे तो यार कोई कुछ भी बोल दे भाई। ऐसे तो अगर आप शूट एंड स्कूट पे ही करना है तो आप तो कुछ भी बोल दो, इमेजिनरी स्टोरी। और आप तो वेस्ट हो, आप तो रूल ऑफ लॉ के चैंपियन हो। तो रूल ऑफ लॉ सेज दैट इफ एनी अननेचुरल डेथ हैपेंस दैट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। ये तो ड्यूटी है पुलिस की। देयर इज अ ड्यूटी ऑन द पुलिस, बिकॉज कि आप जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझता है उसको ये पता है कि जब भी अननेचुरल डेथ होगी तो इन्वेस्टिगेशन इज एन इप्सो फैक्टो एक्शन। उसमें आपको कुछ पूछना ही नहीं है पुलिस को, बिकॉज स्टेट का काम होता है। किसी को जाके एफआईआर भी कराने की जरूरत नहीं है अगर अननेचुरल डेथ हुई है तो। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना ही है, तो क्यों नहीं कर रही है इन्वेस्टिगेशन? कहां तक इन्वेस्टिगेशन? आप अपना बताओ ना यार। आप अपना इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट दे दो, कुछ तो जारी करो। वो तो स्टेट का रिपोर्ट होगा ना, उसको कोर्ट में जाकर के चैलेंज करेगा आदमी। कुछ नहीं दे रहे हो तुम, अभी भी शूट एंड स्कूट कर रहे हो। ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये बोल दिया। अभी बोलने से क्या होता है? ये तो वेस्ट का साथ देंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में क्या अंतर है? दोनों ही ब्रिटेन के लोग हैं। जाकर के एक ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन हड़पी हुई है, दूसरे ने अमेरिकन की जमीन हड़पी हुई है। ये वहां के लोकल लोग थोड़े हैं तो ब्रिटिश नहीं है जी। लेकिन इससे हम मतलब क्या लें कि ये वेस्ट जो है जब भी ईस्ट के ऊपर कोई ऐसी चीज आती है तो उसके लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पहले लोग ये समझते थे कि शायद ये मुस्लिम्स के साथ ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि शायद ये गलत ख्याल था लोगों का। ऐसा नहीं होता। ईस्ट के साथ इनका बेशक वो हिंदुस्तान के साथ अगर इनका कोई मामला आ जाए जो एक ताकत है यकीनन, चीन के साथ आ जाए, उसमें से तो कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री नहीं है, या किसी भूटान नेपाल के साथ अगर आ जाए, वो छोटे कंट्रीज हैं। लेकिन ये कि ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एशियंस क्यों नहीं होते? मतलब एशियंस के कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होते हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में? अनफॉर्चुनेटली 76-77 सालों से हमारे जंगे होती है और एक दूसरे के लिए जो है ना बस जैसे तैयार खड़े होते हैं, पता नहीं क्या मतलब वो करना शो करना चाहते हैं। चीन के साथ हमारे आपस में नहीं सिस्टम सही होता, या फिर जो बाकी कंट्रीज है अगर ऐसा हो तो कम से कम ये हमें इतना आसानी से तो ना वो तंग करे ना। मतलब ये कंट्रीज भी फिर जवाब दें कि भाई आप इस तरह नहीं, आपने इस तरह किया, आपने इस तरह नहीं, आपने इस तरह किया, बजाय इसके कि ये इकट्ठे होकर और दूसरे को जैसे आर्म ट्विस्टिंग करते रहे। बेशक वो इंडिया का हो, चीन का हो, पाकिस्तान का हो या किसी और कंट्री का हो। देखिए यही होता है, हो ये रहा है कि हम वेस्ट के इतिहाद को या वेस्ट के एक सामूहिकता को हम 21वीं शताब्दी के उससे देख रहे हैं। मुश्किल से 300 साल पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बारे में आप पढ़िएगा। ये वही वेस्ट है जिसने आधा यूरोप मार के खाली कर दिया था। 1945 1936 से 1945 तो मुश्किल से 80 साल हो रहे हैं भाई। बिल्कुल आधा यूरोप मार डाला था इन्होंने। कहां वेस्ट की आप उसकी बात कर? कुछ नहीं था। ये अब हुआ है शुरू, जब इन्होंने मार मार के अपनी जनता को खाली कर दिया था तब इनके समझ में आया ये बात। हमने तो अभी कुछ नहीं किया जी। अभी हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो इन्होंने जिस तरीके से दुनिया भर में मार काट मचाई है। और सिर्फ यूरोप में नहीं, ये दुनिया भर में मार, जितना गोरों ने मारा है दुनिया को किसी ने नहीं मारा है उतनी हत्या जो है। जैसे मैंने विल डुरांट की किताब पढ़ी थी कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो मतलब वो हुआ इन्वेजन, वो इस्लामिक इन्वेजन था जिसने यहाँ के हिंदू पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट समझिए 1/3 पॉपुलेशन को साफ कर दिया। उसी तरीके का अटैक इन्होंने अमेरिका पे किया है। अमेरिकन जिसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं भाई। इन्होंने जनरेशन उखाड़ दी है एबोरिजिन्स की। इन्होंने क्रिश्चियनिटी ऐसे थोड़े, वहां के एबोरिजिन्स के लोगों को पता चल गया कि क्रिश्चियनिटी आ गई है, सब क्रिश्चियन बने पड़े हैं। इन्होंने लोगों के जीने का रंग ढंग बदल दिया बंदूकों से मार मार के। आप आज भी जाएं कनाडा में, मिनेसोटा में चले जाएं या आप विनिपेग में चले जाएं, वहां की लोकल जो बेचारी पॉपुलेशन है वो आज भी इनके बराबर नहीं है। नहीं देते उनको ये राइट्स। आज भी उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन चल रहा है। अमेरिका में लॉज है, उसका नाम है इंडियन लॉ, सॉरी वो इंडियन यानी कि वो बेसिकली हमारे नाम पे पड़ गया, लेकिन इंडियन मतलब एबोरिजिन्स के लिए लॉज है। नहीं मानते। अभी आप देखें ये जो एंथनी अल्बनीज हैं जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अभी जाकर के ऑस्ट्रेलियन जो एबोरिजिन्स है उनके फेवर में वो कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को भी, वहां की जो मेन पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में 2% पे हो गई है।
उनको भी जॉब नहीं मिलता, उनको कोई अपनी ही लैंड पे जॉब नहीं मिलता कम। लेकिन ये बात अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट अब इससे शर्माता है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ फकर भाई, इतनी आसानी से नहीं आया है, इसको 10-15 साल का ट्रांजेक्शन मत देखे। हमने तो कुछ नहीं किया, ओके, और उस तरीके का हम कुछ करते भी नहीं है। हमने मैं तीन वही चार कह रहा हूँ ना, ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुनाहगार भी इन्हीं को ठहराया जाता है कि यार सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है। हाँ, हमारे देखिए एशिया में सेंट्रल एशियंस हैं जो लड़ाकू कौम है। ये जी, मंगोल, ये तुर्क हैं जिन्होंने लड़ा है दुनिया, इन्होंने मारा जी, काटा है, और उसके जी, बाद जी, गोरों ने मारा काटा है। ये लड़ाई बेसिकली गोरों में और तुर्कों में ही हुई है। हम लोग तो इंडियन जी, सब कॉन्टिनेंट के लोग तो शिकार बने हैं खाली उसका। आप देख लेना, राइट, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, क्या होता है, 8-9 दिन में सामने वाला सरेंडर कर देता है। हम नहीं है तुर्क भाई, उतना मारने काटने का पेशेंस नहीं है बिल्कुल इन सही लोगों कह के पास। इन तिलों में सही। वो तेल है ही नहीं जो तुर्क और वो कर सकते हैं, मंगोल। सही, उन्होंने गदने उड़ा दिए भाई, उनका वो कौम ही दूसरी है। सही, वो हार्डशिप जी, है, लाइफ देखिए उनकी इतनी हार्ड लाइफ है। मैं जब कजाकिस्तान में था, वो बताते थे कि वो घोड़े के लीद से वो हॉकी खेलते थे, क्योंकि सब चीज जम बिल्कुल। के ठंड जाती है। तो वो लाइफ में हुँ, जीना उनका जो है ना, वो उनको लाइफ यूं बना देता है। और हमारे यहाँ आपके यहाँ चूंकि कंफर्ट था, सारी मौसम थे, फर्टाइल लैंड था, सिविलाइजेशन हुँ, बहुत जल्दी आ गई, तो हम पीस की ओर जाने लगे, वहां सिविलाइजेशन आई नहीं। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे हमने अमेरिका या उसके जैसा कत्लो आम और कत्लो गारत नहीं मचाई है। वेस्ट सही, इसी सही, इतिहाद को नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि वेस्ट ने बहुत सफर किया है, इंटरनली भी यूरोप में सफर किया है और एक्सटर्नली भी सफर किया। वेस्ट चाहता है सही, कि वो चीज ना टूटे। तो ये आप बहुत नया देख रहे हैं, ये सही बात, ये जो आपने बोली बात कि हमेशा ओके, एक रहते हैं, ऐसे नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। ओके, आप देखिए ये राइट कौन कर रहा है, रशिया और यूरोप। रशियन कौन है, ये वेस्टर्न है बिल्कुल, भाई, व्हाइट पीपल है बिल्कुल सही। जी। 2 सालों से बिल्कुल उनके बीच में जंग चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और है और वो ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आप लोगों के अजीत डोभाल साहब का सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ एक मीटिंग हुई और वो कह रहे थे कि हम कनेक्टिविटी चाहते हैं। यकीनन पाकिस्तान के ज़रिए और अफ़गानिस्तान के ज़रिए जितनी वो आसान है, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान इसका पार्ट ना बने। क्यों हम ये मतलब नहीं सोचते? ट्रस्ट डेफ़िसिट मैं बिल्कुल इस पे कोई इनकार मुझे नहीं है कि ट्रस्ट डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कम हो सकता है या फिर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि उसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, कुछ पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा हो जाएगा, यकीनन हिंदुस्तान को ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट $700 बिलियन से ऊपर की है और अगर हो सकता है $1 ट्रिलियन को वो क्रॉस कर जाए बहुत जल्द। तो लेकिन ऐसी कोई सेटलमेंट हम लोग कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है, चलो थोड़ा सा फायदा इनको हो जाए 10%, 50% जो है वो इंडिया को हो जाए, 40% जो है वो सेंट्रल एशियंस को हो जाए। फकर भाई, देखिए वो जो मॉडल दे रहे थे अजीत डोभाल साहब, चाइना में सेंट्रल एशिया में जो वो गए हैं, और उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी की बातचीत की है। तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं चाहते, वो ये नहीं कह रहे ओके, कि हमारे चाहने से क्या होगा, सीपेक तो अभी आप क्या है, हम अगर चाह भी जाए तो आप क्या सीपेक से पीछे हट जाएंगे? जी, वो नहीं हो सकता ना। कनेक्टिविटी तो हमारा ये है कि हम सेंट्रल एशिया पहुंचना चाहते हैं अगर, तो कह रहे हैं हम बिल्कुल, पाकिस्तान को हटा करके, यानी साइडलाइन करके, हम चाबहार पोर्ट के थ्रू वो कनेक्टिविटी दे सकते हैं। हम जी, गुजरात के कांडला से चाबहार पहुंचते हैं ईरान वाला, तो वो कहते हैं आप ईरान के चाबहार को यूज कीजिए, क्योंकि वो ओके, हमारी ही कंपनियां रन करती हैं, तो हमके पाकिस्तान के कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं बोल रहे हैं। जी, अब अभी आपके पास जो कनेक्टिविटी कनेक्शन जो जाता है, वो तो चाइना ने ले रखा है सीपेक। भाई आपके हाथ में क्या है, सीपेक का टर्म नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि आप हमारी कनेक्टिविटी को ज्वाइन करें वाया चबहार, और वो जो कनेक्टिविटी होगी उसकी 3 बातें होंगी। नंबर 1, जी, हम आपकी सॉवरिन सेंसिटिविटीज का रिस्पेक्ट करेंगे, सॉवरिन डिस्प्यूट को हम नहीं क्रिएट करेंगे। नंबर 2, ये जो कनेक्टिविटी का जो फाइनेंशियल मॉडल होगा, वो डेट ट्रैप नहीं क्रिएट करेगा, जैसा कि चाइना ने किया है दुनिया भर में, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो। बिल्कुल, और तीसरा उन्होंने कहा कि जो हम शो करेंगे वो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कनेक्टिविटी। जैसे पाकिस्तान में सीपेक तो बन गया, मगर सीपेक का वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, एमओयू है, वो किसी ने पढ़ा ही नहीं भैया आज तक। मैंने डॉन की सही स्टोरी कह रहे पढ़ी हैं। सर पढ़ा ही कि नहीं जाता तो, पढ़ने ही नहीं देते, वो तो नाराज़ हो जाते हैं चाइनीज़ तो। आपको मैं छोटी सी एक बात बता दूँ फिर आप अपनी बात वहीं से जारी कर लीजिएगा। ML1 प्रोजेक्ट था तकरीबन 10-11 अरब डॉलर का। मेन जो रेलवे ट्रैक है फ्रॉम पेशावर टू कराची कनेक्टिविटी है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बोला कि आप 1% पे हमें इसको लोन दे दीजिएगा, 85% आप कर दें, 15% हम खुद जनरेट कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, 1% पे ये लोन हम आपको नहीं दे सकते। यानी इतना बड़ा लोन बिलियन ऑफ डॉलर्स का, वो कह रहे कि 1% पे हम आपको नहीं देंगे। तो सर वहां तो और हिसाब किताब है ना। प्लीज आप जारी रखिए अपनी बात। वो मेरे ख्याल से 1% इसलिए मांगे थे क्योंकि जापान ने जो हमारा जो हाई स्पीड रेल है उसको 0.1% पे फाइनेंस किया है, क्या 0.1%। बात है, जबरदस्त। तो खैर वो मोदी जी और उनका शिंजो आबे साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी बड़ी प्रगाढ़ता है। मोदी जी अपना काम निकालना जानते हैं, गुजराती आदमी है, पैसा खर्च करने वाला है, उनका मिजाज नहीं। कारोबारी हाँ, बिल्कुल कारोबारी आदमी है गुजराती बहुत जो है अच्छे ना, कारोबारी आदमी, दिमाग बहुत बहुत अच्छा है चलता है वाकई में। वो। अच्छा, आप देखिए ना, ये जहां जाते हैं गुजराती ना, सेटल हो जाते हैं भैया यूं। हाँ और बताइए। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स भी मेरे ख्याल इन्हीं लोगों के निकलते हैं। हमारे यहाँ मेमन फैमिलीज बड़ी फेमस हाँ है अच्छी पाकिस्तान में, गुजराती। हालांकि पाकिस्तान में भी गुजरात में लोग मेजोरिटी बिजनेस करते हैं, जो पाकिस्तान का लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वहां पे भी लोग बहुत ज्यादा कारोबार हैं। और यमन मैं कह रहा हूँ मेमन फैमिलीज, ये भी ज्यादातर कारोबारी होते हैं, बिजनेसेस वगैरह करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि चाबहार के जरिए, ठीक है, आप अफगानिस्तान और एक शायद एक लंबा रूट पड़ता है, लेकिन अगर वही चीज हम वाघा बॉर्डर के जरिए करते हैं, जो एक मैं कहता हूं कि शायद हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, इस तरह का मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, कि पता नहीं कब ये पॉसिबल है, कब ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि अमृतसर तक आप लोगों का जो नेटवर्क है बड़ा स्ट्रॉन्ग आया हुआ है यकीनन। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी मोटरवेज का एक अच्छा नेटवर्क बना हुआ है थ्रू आउट जो तोरखम बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, और उससे आगे भी जो मैंने ट्रेवल किया कुछ अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में, तो रोड्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट दैट मच बेहतर है। मतलब आराम से आपका जो कंटेनर्स या कोई चीज होती है तो वो पहुंच जाती है, मेरा ख्याल है इतना कोई मसला नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक। तो इसके ऊपर क्यों हम एक दूसरे से इतनी दूरी, पाकिस्तान भी जी जी क्यों सीपैक का हिस्सा हिंदुस्तान बने? हालांकि मैं कहता हूँ अगर हिंदुस्तान बने तो शायद सीपैक से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो सकता है, ना कि उनके बगैर। ठीक है, देखिए ऐसा है ना, पहली बात तो ये एनालिसिस में थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए दुनिया की जो ट्रेड होती है जी, फकर भाई, वो सी रूट से होती है, विच इज 98%। जो लैंड यू आर रूट राइट। है वो पूरी ट्रेड का मुश्किल से, मेरे अगर 98 अगर मैंने कम ज्यादा बोल दिया तो मुश्किल से 5-6% है। मेजोरिटी ट्रेड जो है वो सी रूट से होती है। सी रूट अब पे ये बिल्कुल तो सही आपने कह रहे हैं। अब ये तो आपने अज्यूम किया, मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री गुजरात में है तो हम उसको पंजाब के बॉर्डर पे लाएं और फिर पंजाब से उसको भेजें हम सेंट्रल एशिया। इससे अच्छा अगर वो गुजरात है तो अरेबियन सी का है, हम उसको भेज देंगे चाबार, वहां से वो सीधा चला जाएगा। ये तो अजम्पशन है ना कि हमारी ओके, सारी फैक्ट्रियां पंजाब में है या हरियाणा में है, या यहाँ वाले प्रोडक्ट्स के लिए तो हमारे लिए वाइबल हो सकता है। मगर जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ टेरिटरी है, जो अरेबियन सी पे है, उसमें हमको क्या जरूरत है कि हम जो है ये बॉर्डर ही यूज करें। लैंड कनेक्टिविटी पूरी पृथ्वी का मुश्किल से 22% लैंड मास है भाई, 78% तो वाटर बॉडी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी पॉइंट ये कि लैंड कनेक्टिविटी में ये अजम्पशन, देखिए लैंड कनेक्टिविटी आपके लिए यूजफुल होगा, हमें हमें सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए लैंड कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, सिवाय उन प्रोडक्ट्स को जो पंजाब और इस वाले रीजन में बन रहे हों। उन प्रोजेक्ट को अगर छोड़ दे तो बाकी हमारे लिए कोई बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रॉफिटेबल वो नहीं है बिजनेस। हाँ, आपके लिए बहुत फायदा है। अफगानिस्तान के लिए जैसे हमें सब्जियां भेजनी हो, या अफगानिस्तान से हमें कुछ आना हो, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जिनकी एक मियाद होती है, जो एक बिल्कुल समय के बाद खराब हो जाते हैं, बिल्कुल उसके लिए तो बिल्कुल। बाघा बॉर्डर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। आपके लिए भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, आपको दूसरे तरीके के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो इस इलाके से बन के आते हैं, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। मगर ये कहना कि लैंड कनेक्टिविटी, फिर भारत के ज्योग्राफी को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। पंजाब और गुजरात में बहुत अंतर है भाई। अगर कोई फैक्ट्री गुजरात में लगी है तो वो क्यों बाघा बॉर्डर से आके सेंट्रल एशिया जाएगी, ये तो समझ ही में नहीं आता। अगर कोई फैक्ट्री तमिलनाडु में लगी हुई है तो वो क्यों नहीं वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर के और चबहार चली जाएगी। ये तो वो बात थी कि जो पंजाब के आसपास का रीजन है वो लैंडमार्क मिल जाए, वो अफगानिस्तान से ट्रेड हो जाए, उनके जो वो आते हैं फल फ्रूट्स आते हैं वो इजी हो जाए, हम उनको पहुंचा पाए कुछ रसद। और क्योंकि जैसे सेंट्रल एशिया से हम क्या लेंगे फकर भाई, सेंट्रल एशिया का मेन जो आप कभी अगर जाए सेंट्रल एशिया में, उनका सारा जो मुश्किल से तो पॉपुलेशन ही 4-5 करोड़ है, पूरे सेंट्रल एशिया को मिला भी ले आप तो पूरी पॉपुलेशन 4-5 करोड़ है उनकी, जो और वो भी एब्जेक्ट पॉवर्टी है। मतलब अलमाटी और अस्ताना को छोड़ दें
तो मेरे ग्रीक प्रोफेसर थे, वो उन्होंने बताया कि अभिषेक, हम जब अलमाटी से 150 किलोमीटर दूर गए तो हम तो हैरान हो गए कि ये कहाँ हम आ गए, इतनी एब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, पॉवर्टी है ओह आपके कजाकिस्तान में। तो हमें ओके कजाकिस्तान फाइन से क्या चाहिए? कजाकिस्तान कोई बहुत हाई फिनिश्ड गुड्स तो नहीं बनाता। हमें जो उनसे हम्म चाहिए होगा वो गैस होगा और ऑयल होगा, ठीक है ना? वो इसी का सोर्स है, और तो कुछ मिलता नहीं है। एनर्जी तो जी, एनर्जी, एग्जैक्टली। तो वो उसके एग्जैक्टली लिए ये वाला चबहार वाला से, तो वही कहा उन्होंने कि आप पाकिस्तान का अल्टरनेटिव रूट चबहार आ जाइए ना, चबहार से हम आपकी एनर्जी ले लेंगे। उनको चाहिए, बिकॉज़ जब आप कजाकिस्तान में जाएँ, तो कई उनकी जो ऑयल फील्ड्स हैं और ये वो इंडियन इन्वेस्टर्स ने ली हुई है। वो इंडियंस वहाँ पे उसको ऑपरेट कर रहे हैं। इवन आप रशिया में देखें, उनका सखलाइन 2 है, और जो व्लादिवोस्तोक का रीजन है, बहुत हेवीली आईओसी और इन कंपनियों ने इन्वेस्ट कर रखा है। बल्कि अभी फाइन तो पुतिन साहब ने स्पेशली बुलवाया मोदी जी को कि आप इस रीजन में आओ, ये ले लो आप। और एक $1 बिलियन का व्लादिवोस्तोक के डेवलपमेंट के लिए $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन खोला था मोदी जी ने रशिया के लिए। जबरदस्त जबरदस्त और बिल्कुल सही है लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्योंकि एनर्जी के जो रिजर्वायर्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान इस वक्त जो एलपीजी मंगवा रहा है तो वो बाय वाया अफगानिस्तान तोरखम और तोरखम से बाद पेशावर में उसकी कनेक्टिविटी पाइप के जरिए भी कुछ एरियाज में हो रही है और प्लांट्स भी लगे हुए हैं तो वो पूरे पाकिस्तान में उसकी वो जारी हो रही है अभी तालिबान गवर्नमेंट के बाद शुरू हुआ है और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने बात की कि रोड कनेक्टिविटी मुश्किल है बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है लेकिन जो रूट आपका शॉर्ट पड़ता हो चाबहार के मुकाबले में ये वाला रूट बहुत शॉर्ट पड़ता है और दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास 3 सीपोर्ट्स इस वक्त मौजूद है जो अनफॉर्चुनेटली मैं फिर वही बात करता हूँ कि ये बातें तब की हैं जब आपके हालात अच्छे हों आपस में ये वैसे नहीं है कि अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी कहती है कि यार हम अपनी जो एनर्जी रिसोर्सेज है ये दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं और ये वाय पाकिस्तान क्योंकि उनके पास अपने सपोर्ट्स और इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है खैर एनीवे होप फॉर द बेस्ट अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो यकीनन इस पूरे रीजन को इसका फायदा होगा डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है तब तक के लिए टेक केयर बाय थैंक यू फॉर